प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर के हम आपके बीच प्रतिदिन हाजिर होंगे। दोस्तों, डेली न्यूज़ एनालिसिस में डीएनए के तहत हम भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। आज हम उस करंट अफेयर्स में सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं अभी वर्तमान में चर्चित रहे आईपीएल को लेकर के। और आईपीएल को लेकर के और फिर जब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केकेआर ने आईपीएल की अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की तीसरी ट्रॉफी जीती है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हराया है? सनराइज़ हैदराबाद को। सनराइज़ हैदराबाद को हरा करके और फिर इस मैच में विजय श्री प्राप्त करने के बाद में जो है केकेआर ने इस साल का जो है वो आईपीएल की अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती है अब तक की। जबकि इस साल 2024 का आईपीएल का विजेता कौन रहा है? केकेआर रहा है। और उसके कोच कौन थे? कोच हैं गौतम गंभीर, है ना। तो केकेआर के कोच कौन हैं? गौतम गंभीर। और इस प्रकार से केकेआर ने जो है वो इस मैच के अंदर 8 विकेट से सनराइज़ हैदराबाद को एक तरफा मैच में करारी शिकस्त दी। उसके बाद में हम लोग जो है वो अगले न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग जब देखते हैं, आपने देखा होगा दीपा कर्माकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दीपा कर्माकर जो है वो त्रिपुरा की रहने वाली हैं तथा इन्होंने जो है वो एथलेटिक्स के अंदर देश का नाम रोशन किया है। तो दीपा कर्माकर कहाँ की रहने वाली हैं? त्रिपुरा की रहने वाली हैं। और इन्होंने ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की वोल्ट प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो दीपा कर्माकर ने ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की वोल्ट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल की है। अब हम लोग यहाँ से जो है वो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली खबर जो है वो है हमारे सेना प्रमुख को लेकर के। और सेना प्रमुख को लेकर के वर्तमान में जो है अगर अपन लोग देखें, तीनों सेना प्रमुखों की बात अगर अपन लोग करते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम लोग अभी बात कर रहे हैं थल सेना प्रमुख की। और थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, है ना। तो जनरल मनोज पांडे। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की सेवा में 30 जून तक 1 महीने की अवधि के विस्तार को मंजूरी दी है। यानी यूँ कह सकते हो कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे और नई सरकार बनेगी तो उसके बाद में जो है वो नई सरकार जो है वो नए थल सेना अध्यक्ष का चयन करेगी। तो अभी जो हमारे थल सेना अध्यक्ष है कौन है? जनरल मनोज पांडे। और जनरल मनोज पांडे जो है उनके कार्यकाल को विस्तार दिया है इस सरकार ने। तो हम लोग देखें तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। जबकि अगर अपन लोग देखते हैं तो नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी। नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी हैं जो कि हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। और उसके साथ में अगर अपन लोग देखें तो भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो अभी वर्तमान में सरकार ने हमारे जो प्रमुख थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, उनका कार्यकाल बढ़ाया है। और अगर आज के समय में हम लोग देखें तो थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल मनोज पांडे हैं, जबकि नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी हैं तथा वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। ये जो है वो वर्तमान में भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। उसके बाद में फिर जब हम लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर लिथुआनिया देश की। अब ये लिथुआनिया जो देश है, ये लिथुआनिया जो है यूरोप का एक देश है। और जब हम लोग यहाँ पे लिथुआनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी वर्तमान में एक चुनाव हुए हैं और उस चुनावों के तहत जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम था गीतानस नौसेदा, उन्होंने जो है वो यहाँ पर भारी जीत हासिल की है और राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये जो लिथुआनिया है वो यूरोप का एक देश है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा यूरोप में जब अपन लोग देखते थे पोलैंड और उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो बेलारूस, उससे इसकी सीमाएं लगती हैं। तो पोलैंड और बेलारूस के आसपास जो है वो लिथुआनिया है। तो लिथुआनिया में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा, जो कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं और उन्होंने फिर से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और उनका नाम क्या है? लिथुआनिया के राष्ट्रपति का नाम, इनका नाम है गीतानस नौसेदा। क्या नाम है? गीतानस नौसेदा। और ये लिथुआनिया जो है वो यूरोप का एक देश है।
अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है। अब कांस फिल्म फेस्टिवल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल में अभी एक भारतीय चेहरा जो है वो सर्वाधिक चर्चित रहा है, और उनका क्या नाम है? उनका नाम है पायल कापड़िया। तो कांस फिल्म फेस्टिवल भी बहुत ही प्रसिद्ध है, और वर्तमान में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मलयालम और हिंदी भाषा की फिल्म है, और उस फिल्म का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। उस फिल्म का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इसके लिए देश का पहला ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है। और वो कौन है जिन्होंने इतिहास रचा है? उनका नाम है पायल कापड़िया। ठीक है, तो पायल कापड़िया कौन है? भारतीय फिल्म निर्माता है, और भारतीय फिल्म निर्माता पायल कापड़िया ने कौन से कांस फिल्म फेस्टिवल जीता है? 77वां। और उसमें मलयालम हिंदी भाषा की एक फिल्म है जिसका नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। उसके लिए देश का पहला ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। तो ये एक खबर है महत्वपूर्ण। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं तो इसकी जो अगली खबर है वो है यहाँ पर मोनाको जीपी से रिलेटेड है। और मोनाको जीपी जो है उन्होंने स्कोडिया फेरारी चार्ल्स लेक्लर ने सर्किट डी मोनाको में मैकलन ऑस्कर प्रियासी को हराकर घरेलू धरती पर अपना पहला मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता। तो पहला मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसमें जब अपन लोग देखा तो स्कूडेरिया फेरारी चार्ल्स लेक्लर ने सर्किट डी मोनाको में मैकलेनर ऑस्कर प्रियांसी को हराकर घरेलू धरती पर अपना पहला मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो मैकलेरन के ऑस्कर प्रियांसी ने शुरुआती लड़ाई लड़ी, लेकिन लेक्लर ने जुलाई 2022 के बाद पहली बार जीत हासिल की, और इस प्रकार से जो है वो उन्होंने ये जो है वो जीत हासिल की है पहली बार। उसके बाद में फिर अपन लोग जब इसमें से देखते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो आता है वो नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर आती है वो उत्तर कोरिया से संबंधित है। अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? उत्तर कोरिया से संबंधित है। और उत्तर कोरिया जो है वो एक एशिया का देश है। और जब अपन लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पे उत्तर कोरिया में जब हम लोग इससे संबंधित देखते हैं तो उत्तर कोरिया में उपग्रह योजना उसने एक लॉन्च की थी, और इसकी घोषणा के कुछ समय बाद में ही दक्षिण कोरिया, जापान और चीन, इसके नेताओं ने दक्षिण कोरिया का एक शहर है सियोल, वहाँ पर अपना एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, और इस दौरान कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यानी कि कोरियाई जो प्रायद्वीप है उसके ऊपर शांति किस प्रकार से बरकरार रखें, उसके लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में अक्सर जंग हो जाया करती है, और वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। उत्तर कोरिया जहाँ पर जो है वो अपनी उपग्रह योजना को लॉन्च कर रहा है, उसी बीच दक्षिण कोरिया, जापान और चीन ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है, तथा इस हेतु इन्होंने जो है वो सियोल में अपने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। उसके बाद में फिर जब हम लोग देखते हैं तो इसकी जो अगली खबर आ रही है वो कैफिन टेक से संबंधित है। ठीक है, अब हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक चेंगलथ जयराम को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कैफिन टेक जो है वो हैदराबाद से संबंधित, हैदराबाद में स्थित एक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। उसने कोटक महिंद्रा के जो पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक थे चेंगलथ जयराम, उनको स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब फिर हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है अंतरिक्ष से संबंधित एक खबर हमारे सामने आ रही है। और अंतरिक्ष से संबंधित जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर उससे रिलेटेड अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं हम लोग दक्षिण कोरिया की। ठीक है, अभी जब दक्षिण कोरिया की हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया ने अपना एक अंतरिक्ष एजेंसी जो है स्थापित की है। जैसे आप लोगों को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वो उसकी एक अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम क्या है? नासा। ठीक है, तो नासा की जो संयुक्त एक जो अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, उसी की तर्ज पर कोरिया ने भी कासा की स्थापना की है जो सियोल से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में साचोन में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देश की पूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी के उद्घाटन के साथ कोरिया वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। तो वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए दक्षिण कोरिया की नई अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो आ चुकी है, और उसका नाम क्या है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। जिस प्रकार से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा है, उसी प्रकार से यहाँ पर कासा है, और जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब फिर हम लोग जो है वो बात करते हैं, अगली खबर की तरफ हम लोग हमारा रुख करते हैं, और अगली खबर है यहाँ पर जो है वो टेनिस से संबंधित है। और टेनिस से संबंधित जब इस खबर की अपन लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता है एक चर्चित चेहरा है, और वो किसका है, यूकी भांबरी का। यूकी भांबरी जो है वो भारत के एक प्रमुख टेनिस प्लेयर हैं, और ये नई दिल्ली के हैं। कहाँ के हैं, नई दिल्ली के हैं। और यूकी भांबरी ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अभी कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 52वीं ATP रैंकिंग हासिल की है, ठीक है। उन्होंने कौन सी रैंकिंग हासिल की है, 52वीं ATP रैंकिंग हासिल की है। इस प्रकार से यूकी भांबरी जो है वो वर्तमान में देश के ही नहीं लेकिन दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ 100 खिलाड़ियों में जो है शामिल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने जो है अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 52वीं ATP रैंकिंग हासिल की है, जो भारत के टेनिस प्लेयर हैं। नई दिल्ली में उनका जन्म हुआ है, और उनका नाम क्या है, यूकी भांबरी है, ठीक है। इस प्रकार से ये आज का जो है वो करंट अफेयर्स था, जिसमें हमने इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर के बारे में आपको जो है वो महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाया। उम्मीद है आज का हमारा यह करंट का जो भी DNA है, डेली न्यूज़ एनालिसिस है, वो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित फीडबैक हमें दीजिए ताकि हम इसको और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। PSP से जुड़े रहिए, धन्यवाद।